हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 पाठ 4 का टॉपिक प्रतिजन। प्रतिजन, इसको इंग्लिश में बच्चों एंटीजन भी कहते हैं। एंटीजन होता क्या है? देखिए, जैसे ये कोई मानव शरीर है। मानव शरीर में ये कोई रोगाणु है। क्या है बच्चों? रोगाणु, या इसको हम बाह्य पदार्थ भी कह सकते हैं। जब ये मानव शरीर में एंटर करेगा, प्रवेश करेगा, तो एक तरह से इसको हम मानव शरीर के लिए बाह्य पदार्थ या बाहरी पदार्थ भी कह सकते हैं। प्रतिजन का मतलब होता है प्रति मतलब दूसरा, जन मतलब एक तरह से इंसान या जीव, दूसरा जीव जो होता है उसे हम एक तरह से प्रतिजन कहते हैं। समझो कैसे? कोई भी रोगाणु है, या इसको बाहरी पदार्थ भी कह सकते हैं। यदि मानव शरीर में ये प्रवेश करेगा तो मानव शरीर के लिए ये बाहरी पदार्थ कहलाएगा। बाहरी पदार्थ मानव शरीर में प्रवेश कर गया तो क्या होगा? मानव शरीर में बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, या इनको कहते हैं हम बी लसीकाणु कोशिकाएं। ये मानव शरीर में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? ये उत्पादक प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं या परिवर्तित हो जाती हैं। उत्पादक प्लाज्मा कोशिकाओं में ये रूपांतरित हो जाती हैं। अच्छा, जैसे ही रोगाणु या बाह्य पदार्थ शरीर में प्रवेश किया तो ये रोगाणु या बाह्य पदार्थ क्या करेगा? बी लसीकाणु कोशिकाओं को उत्पादक प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित कर देगा और प्रेरित कर देगा। किसके लिए? प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित कर देगा। प्रतिरक्षी निर्माण के लिए क्या कर देगा बच्चों? प्रेरित कर देगा। तो ये जो बाहरी पदार्थ है ये एक प्रकार का प्रतिजन ही है। क्यों? प्रतिजन के विरुद्ध शरीर में क्या बनती है बच्चों? प्रतिरक्षी बनती हैं। जैसे ही कोई प्रतिजन या रोगाणु या रोगकारक या रोगजनक या कीटाणु शरीर में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? शरीर में इस प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण होगा। ठीक है ना? और ये प्रतिरक्षी जो बनेंगी शरीर में, ये इस ही प्रतिजन से क्रिया करेंगी। ठीक है ना? तो प्रतिजन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? प्रतिजन वह रोगाणु या बाहरी पदार्थ होता है जो शरीर में प्रवेश करने के दौरान या पश्चात बी लसीकाणु कोशिकाओं को उत्पादक प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित करके प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करता है तथा उस ही प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। जो प्रतिरक्षी बनी है शरीर में, इसके खिलाफ कौन सी प्रतिरक्षी बनी है बच्चों? ये वाली। तो इसी से ही क्रिया करेगा, इसी प्रतिरक्षी से ही क्या करेगा? प्रतिजन क्रिया करेगा। तो प्रतिजन के बारे में हम परिभाषा लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। लिखें बच्चों, प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु या पदार्थ होता है जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बी लसीकाणु या लिख सकते हैं ब्रैकेट में बी लिम्फोसाइट या लिख रहा हूँ बच्चों, बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं को उत्पादक प्लाज्मा कोशिकाओं
उत्पादक प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित कर, उत्पादक प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी निर्माण के लिए, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करता है, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करता है। ये बच्चों प्रतिजन होता है, ये बच्चों क्या होता है, प्रतिजन होता है। तथा विशिष्ट रूप से, तथा विशिष्ट रूप से उस ही प्रतिरक्षी से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है या क्रिया करता है या मिलता है, उससे एक ही बात है, क्रिया अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। तो बच्चों क्या कह सकते हैं, प्रतिजन वह भारी रोगाणु या पदार्थ होता है जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात क्या करता है, बी लसिकाणु कोशिकाओं को उत्पादक प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित करने के लिए मजबूर कर देता है। और उत्पादक प्लाज्मा कोशिकाओं को क्या करना पड़ता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करना पड़ता है, ताकि ये प्रतिरक्षी जो हैं प्रतिजन पर हमला करके या प्रतिजन से जुड़कर प्रतिजन को समाप्त कर सकें। प्रतिजन क्या होता है, एक तरह से रोगाणु होता है जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त बनाता है या बीमार करता है। नोट कर लिया बच्चों ये। आगे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, प्रतिजन जो होता है एक प्रकार का जीव है, रोगाणु जीवाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है, कवक हो सकती है, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ये सभी रोग कारक हैं, प्रतिजन हैं। ये जीव होते हैं और जीव मिलकर बने होते हैं प्रोटीन से। तो हम ये कह सकते हैं जो प्रतिजन होता है एक प्रकार का प्रोटीन हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। इससे प्रतिजन का जो आणविक भार होता है, इस प्रतिजन में जो परमाणु अणु पाए जाते हैं, प्रोटीन जिनसे मिलकर बना होता है, परमाणु अणु पाए जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनसे मिलकर बना होता है। जो प्रोटीन का जो आणविक भार होता है, जो परमाणु अणु पाए जाते हैं, उनका भार की बात कर रहे हैं हम। जो प्रोटीन में जो आणविक भार होता है वो 6000 डाल्टन होता है। लेकिन प्रतिजन का आणविक भार 6000 डाल्टन। डाल्टन बच्चों एक यूनिट है, इकाई है, डाल्टन होता है। आगे बच्चों बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट परिभाषा के बारे में बात करेंगे, एपिटोप के बारे में। एपिटोप, नेक्स्ट डैश लगा के आप लोग हेडिंग डालेंगे एपिटोप। इसको कहते हैं एंटीजन निर्धारक या प्रतिजन निर्धारक। प्रतिजन को ही तो कहते हैं एंटीजन। देखो कैसे क्या होगा, एपिटोप क्या होते हैं। आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि प्रतिजन जो होते हैं प्रतिरक्षी से क्रिया करते हैं, या फिर प्रतिरक्षी जो होते हैं प्रतिजन से क्रिया करते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए ये कोई प्रतिजन है और ये है प्रतिरक्षी, ये प्रतिजन है और ये क्या है बच्चों, प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी, अब प्रतिरक्षी क्या होती हैं, इनके बारे में आगे बात करेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए, प्रतिरक्षियों का हमारे शरीर में निर्माण होता है। ये क्या करती हैं, रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। प्रतिजन क्या करता है और प्रतिरक्षी से जुड़ता है। देखो जोड़ के देख लें, ये प्रतिरक्षी है और ये प्रतिजन इससे अटैच हो गया, जुड़ गया। तो प्रतिजन जो है संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से नहीं जुड़ता, वरन या बल्कि प्रतिजन के कुछ अंश ही, देखो ये वाले अंश, प्रतिजन के कुछ अंश ही प्रतिरक्षी के साथ जुड़ते हैं, प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करते हैं। इनको ही अपन एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप के नाम से जानते हैं। तो लिखें बच्चों परिभाषा, डेफिनेशन लिखें बच्चों, इसकी हेडिंग डाल लें, डेफिनेशन भी आप लोग लिखेंगे। एंटीजन संपूर्ण अणु के रूप में, एंटीजन मतलब प्रतिजन, संपूर्ण अणु के रूप में
संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से अभिक्रिया नहीं करता है, से अभिक्रिया नहीं करता है, वरन मीन्स परंतु हो गया, परंतु लिख सकते हैं, वरन एंटीजन के कुछ अंश मतलब कुछ भाग ही, कुछ अंश ही प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करते हैं या जुड़ते हैं, एक ही बात है, क्रिया करते हैं, जिन्हें एपिटोप के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बच्चों एपिटोप कहते हैं, एपिटोप कहते हैं। नोट कीजिए बच्चों। आगे चलते हैं। और प्रतिजन की विशेषताएं क्या होती हैं? मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि प्रतिजन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। प्रतिजन जो होता है क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो प्रतिजन प्रोटीन में, अब प्रोटीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी चाहिए हमको। प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन बच्चों जो होता है वो एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। अमीनो अम्ल, प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड, एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है बच्चों प्रोटीन। ये एमिनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं बच्चों, एमिनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं। इस बंध को कहते हैं पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। ये बंध होता है जो एमिनो अम्लों को आपस में बांध लेता है। जब बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो बहुत सारे ही हमको पेप्टाइड बंध चाहिए। पॉली का मतलब बहुत सारे एमिनो अम्ल, पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बंधों से जुड़ जाते हैं। और किसका निर्माण होता है बच्चों? इस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। पूरी संरचना को बच्चों क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। आगे इसके बारे में देखेंगे बच्चों। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला होती है। प्रोटीन के बारे में अभी मैंने आपको बताया। प्रोटीन में 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला होती है जो प्रतिरक्षी से जुड़ती है, अर्थात जिसे हम एपिटोप कहते हैं, जो एपिटोप के रूप में कार्य करती है या एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है। तो लिखे बच्चों इसके बारे में। प्रोटीन में 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला होती है, जो एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप, एक ही बात है, के रूप में कार्य करती है, अब बच्चों ध्यान दें, प्रतिजन में ऐसी अनेक श्रृंखलाएं हो सकती हैं। 6 से 8 एमिनो अम्लों की प्रतिजन में एक से अधिक श्रृंखलाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। जरूरी ना है कि यही 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला पाई जाएगी। बहुत सारी श्रृंखलाएं हो सकती हैं जो एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करेंगी। इनकी संख्या को हम संयोजकता के नाम से जानते हैं, एंटीजनी संयोजकता के नाम से जानते हैं। लिखें बच्चों इसके बारे में। एक प्रोटीन में एक से अधिक
एंटीजनी निर्धारक, एंटीजनी निर्धारक, एक प्रोटीन में एक से अधिक एंटीजनी निर्धारक का मतलब बच्चों एक से अधिक प्रोटीन की श्रृंखलाएं हो सकती हैं। तो एक प्रोटीन में एक से अधिक एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं, एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं, हो सकते हैं जिन्हें एंटीजनी या जिनकी, ऐसे लिखें बच्चों, जिनकी संख्या को एंटीजनी संयोजकता कहते हैं, एंटीजनी संयोजकता कहते हैं। मतलब एपिटोप या एंटीजनी निर्धारकों की संख्या कितनी है, मतलब 6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखलाएं कितनी हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, एंटीजनी संयोजकता कहते हैं बच्चों। आगे अधिकांश, इसी में पॉइंट नोट करना है, इसी में कंटिन्यू करना है। अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजनी संयोजकता का मान 100 या इससे अधिक हो सकता है, 100 या इससे अधिक हो सकता है। मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको 100 या इससे अधिक एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं जीवाणुओं में, ठीक है ना। अपन ये भी कह सकते हैं कि एंटीजनी संयोजकता का मान जीवाणुओं में 100 या इससे अधिक हो सकता है। आगे प्रतिजन के बारे में समझ में आ गया बच्चों। प्रतिजन कुछ नहीं है, शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या करेगा, उत्पादक प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित कर देगा। किनको, बी लसिकाडु कोशिकाओं को। उत्पादक प्लाज्मा कोशिकाएं क्या करेंगी, प्रतिरक्षी का निर्माण करेंगी। अब प्रतिरक्षी का निर्माण क्यों हुआ, जब प्रतिजन शरीर में प्रवेश किया, ठीक है ना, वरना प्रतिजन का निर्माण नहीं होगा। तो उसे अपन क्या कहते हैं, जो प्रतिरक्षी का निर्माण करवा दे शरीर में, प्रतिजन कहते हैं, ठीक है। रोगाणु हो सकता है, बाह्य पदार्थ हो सकता है, इसको रोगाणु भी कहते हैं, रोग कारक भी इसको कहते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में बात करते हैं। रक्त या रुधिर, इंग्लिश में जिसको कहते हैं बच्चों ब्लड। ब्लड होता क्या है, लगभग आप सभी बच्चों ने रक्त या रुधिर देखा होगा। रक्त या रुधिर, ब्लड, रक्त की बात करें तो बच्चों रक्त जो होता है लाल होता है, ये सभी को मालूम है। अब रक्त का रंग लाल क्यों होता है, इसका आंसर मुझे आपको बताना है। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, यदि आपको आता हो तो। रक्त की बात करें, रक्त होता है बच्चों लाल रंग का होता है। कैसा होता है, लाल रंग का होता है। अच्छा, हल्का गाढ़ा होता है, गाढ़ा भी होता है, पानी की तुलना में, जल की तुलना में हल्का कैसा होता है, गाढ़ा होता है। अगली बात यह है कि यह तरल भी होता है। कैसा होता है बच्चों, तरल होता है। और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। जो रक्त की नलियाँ होती हैं, सिरा और धमनी जिनको अपन कह सकते हैं, उनमें ये रक्त प्रवाहित होता है, उनमें ये क्या होता है, रक्त प्रवाहित होता है। आगे बात करते हैं रक्त के बारे में, हमने बात कर ली, लाल रंग का, गाढ़ा, तरल, संयोजी ऊतक है। क्या है बच्चों, संयोजी ऊतक। क्योंकि बच्चों रक्त मस्तिष्क में प्रवाहित होता है, वही रक्त हृदय में पहुंच जाता है, और वही रक्त हृदय से नीचे के भागों में जैसे पैर वगैरह उनमें भी पहुंच जाता है। पहुंच जाता है, नहीं पहुंच जाता है। तो ये रक्त जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़े रखता है। मस्तिष्क में पहुंच गया, फिर हृदय में पहुंच गया, फिर हाथों में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। तो ये जोड़े रखता है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को, इसलिए इसको अपन कह सकते हैं संयोजी। क्या कह सकते हैं बच्चों, संयोजी कह सकते हैं। दूसरी बात ऊतक। ऊतक क्यों है, रक्त में कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों, 3 प्रकार की रक्त में कोशिकाएं पाई जाती हैं।
लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ और बिम्बाणु, जिनको प्लेटलेट्स भी कहते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर दो या दो से अधिक कोशिकाएं आपस में मिल जाएं तो उसको अपन ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो रक्त में बिल्कुल दो या दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं तो रक्त को अपन ऊतक भी कह सकते हैं। ठीक है ना? लिखें तो बच्चों इसके बारे में, रक्त के बारे में आप बच्चों लिखें सभी। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है जो हल्का गाढ़ा कौमा हल्का गाढ़ा कौमा चिपचिपा भी होता है बच्चों, एवं लाल रंग का होता है, एवं लाल रंग का होता है। यह रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। नई बात आई बच्चों, रक्त वाहिनियाँ का मतलब है नलियों से है, रक्त की नलियों से है, रक्त की नलिकाओं से है, जिनमें रक्त प्रवाहित होता है। दो प्रकार की होती हैं बच्चों, धमनी एवं सिरा। धमनी जो होती हैं इनका रंग नीला होता है। कैसा होता है बच्चों? नीला, सॉरी, इनका रंग बच्चों गुलाबी होता है। धमनियों का रंग बच्चों कैसा होता है? गुलाबी होता है। और सिराओं का रंग जो होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। हम अपनी त्वचा के नीचे देख सकते हैं जो नीले नीले कलर की जो संरचना या नलियों जैसी संरचनाएं दिखती हैं उनको सिरा कहते हैं। ये रक्तवाहिनी होती हैं। सिराओं का रंग कैसा होता है? नीला होता है। हम अपनी त्वचा के नीचे इन्हें आसानी से देख सकते हैं। सिरा क्या करती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को प्रभावित करती है। ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, सांद्रता ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम हो, उसको प्रभावित कौन करती हैं? ये सिराएं करती हैं। धमनी क्या करती हैं? ये ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है, उसको हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में धमनियाँ जिनका रंग गुलाबी होता है, इनको हम जीभ के नीचे, अपनी जीभ के नीचे आसानी से देख सकते हैं, गुलाबी रंग की होती हैं। धमनियाँ क्या करती हैं? शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रभावित करती हैं। शरीर के विभिन्न भागों द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वहाँ से सिराएँ जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उन विभिन्न भागों से लाकर हृदय में लाती हैं। तो ये सिरा और धमनियों का कार्य है। पार्ट नंबर 2, कक्षा 10 के पार्ट नंबर 2 में इनके बारे में डिटेल से जानकारी करेंगे। अब आगे बात कर लें रक्त को बच्चों दो भागों में बांट सकते हैं। क्यों? रक्त में तरल भी पाया जाता है और रक्त कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जिन्हें रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। रक्त के दो भाग होते हैं। रक्त में बच्चों रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। अगर रुधिर कणिकाओं को किसी भी माध्यम से रक्त में से निकाल लिया जाए, रुधिर कणिकाओं को किसी भी माध्यम से रक्त में से निकाल लिया जाए तो एक तरल भाग रह जाएगा। इस तरल भाग को बच्चों प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा हो गया रक्त कणिकाएं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या हो गया? रक्त कणिकाएं। आगे, अब रक्त कणिकाएं बच्चों 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और बिम्बाणु। और जो प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है बच्चों? हल्के पीले रंग का होता है। हल्के पीले रंग का बच्चों कैसे होता है? आप तो कह रहे थे सर अभी रक्त का रंग लाल होता है तो प्लाज्मा पीले रंग का कैसे हो गया? बच्चों रक्त का रंग जो होता है लाल, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं को हमने वहाँ से निकाल लिया तो प्लाज्मा जो बचा
उसका रंग लाल नहीं होगा क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, इसका रंग कैसा होगा, पीला होगा। तो नेक्स्ट आगे बच्चों लिखें आप लोग, रक्त को दो भागों में बांटते हैं, रक्त को दो भागों में बांटते हैं, रक्त को दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक डाल लें, प्लाज्मा, प्लाज्मा। नेक्स्ट रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा और बच्चों क्या हो गया, रुधिर कणिकाएं। ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं या कार्पल्स भी इनको कह सकते हैं, कार्पल्स भी इनको कह सकते हैं, रुधिर कणिकाएं। फर्स्ट हेडिंग डाल लें बच्चों आप सभी, प्लाज्मा, प्लाज्मा हेडिंग डाल लें। प्लाज्मा के बारे में मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, ठीक है ना। तो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत लिख लें। यह हल्के पीले रंग का, यह हल्के पीले रंग का, पीले रंग का निर्जीव, निर्जीव तरल होता है, निर्जीव तरल होता है। अब बच्चों मैंने इसको निर्जीव कहा, निर्जीव क्यों कहा, ये शब्द आया बच्चों निर्जीव तरल। तरल तो खैर ये होता ही है, लेकिन कैसा होता है बच्चों, निर्जीव होता है। निर्जीव का मतलब क्या होगा, इसमें जीवन नहीं पाया जाएगा। क्यों, रुधिर कणिकाओं को मैंने रक्त में से निकाल लिया, रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है जीवन तो, और रुधिर कणिकाओं को वहाँ से निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, तरल माध्यम बचा, तो ये निर्जीवी होगा बच्चों, ठीक है ना बच्चों। ये कैसा होगा, निर्जीवी होगा। आगे इसके प्लाज्मा के कार्यों को बात कर लेते हैं, कार्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या करता है, हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है हमारी आंतों में, पचित भोजन से हमको पोषक तत्व प्रदान होते हैं। तो पोषक तत्वों का आंतों से अवशोषण होता है, पोषक तत्वों का आंतों से क्या होता है, आंतों से क्या होता है, अवशोषण होता है, जिसको अपन पचित भोजन भी कहते हैं। पोषक तत्वों को क्या कहते हैं बच्चों, पचित भोजन कहते हैं। ये प्लाज्मा जो क्या करता है, आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों को या फिर पचित भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। शरीर के विभिन्न भाग इस पचे हुए भोजन का उपयोग करते हैं, पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। तो वहाँ से विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, वहाँ से विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। कहाँ से, शरीर के विभिन्न अंगों से। उन उत्सर्जी पदार्थों को प्लाज्मा उत्सर्जी अंगों तक लाता है, जैसे स्किन तक लाएगा। पसीना उत्सर्जी पदार्थ है, बाहर निकल जाएगा। आंसू भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, यहाँ से भी उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं। यूरिन हो गया, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो बच्चों इसके बारे में लिख लें, तथा आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों को लिखें, तथा आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों को, अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। एवं शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों का मतलब है बच्चों अपशिष्ट पदार्थ, या लिख सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक, उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य करता है, लाने का कार्य करता है, लाने का कार्य करता है, ठीक है ना बच्चों। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, शरीर के विभिन्न भागों में बनती है, ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रक्त भी लाता है, ठीक है ना। रक्त हीमोग्लोबिन,
रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जुड़ जाती है। और दूसरी बात यह है, प्लाज्मा भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वहाँ से लाता है। ठीक है ना बच्चों। आगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रुधिर कणिकाएँ। नेक्स्ट हेडिंग डालें बच्चों रुधिर कणिकाओं के बारे में। रुधिर कणिकाएँ नंबर 2, रुधिर कणिकाएँ। आगे देखते हैं रुधिर कणिकाएँ क्या होती है बच्चों। लिखें, रक्त में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं। रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं। नंबर ए, लाल रुधिर कणिकाएँ। लाल रुधिर कणिकाएँ या कोशिकाएँ एक ही बात है बच्चों। रेड ब्लड कार्पल्स, या इनको कह सकते हैं आरबीसी। आरबीसी। अब बच्चों आपको मालूम है लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बच्चों लाल रंग का होता है और लाल रुधिर कणिका रक्त में पाई जाती है, इस कारण पूरे रक्त का रंग ही कैसा होता है, लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन, इसको बच्चों मैं HB से दर्शा रहा हूँ। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके HbO2 का निर्माण करता है, जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी इसको हम कहते हैं। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लिया, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ गया, अटैच हो गया। अब ये रुधिर क्या करेगा, शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का दाब कम हो जाएगा। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का दाब कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का दाब ज़्यादा होता है। मतलब ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा होती है। तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से हट जाएगा या बंद टूट जाएगा, इनके बीच में से हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का दाब ज़्यादा है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी। अब विभिन्न भागों से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हृदय तक आ जाएगा। कहाँ तक ले आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, हृदय तक ले आएगा। अब हृदय में क्या होता है बच्चों, हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों तक चली जाती है, जिसको अपन श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो मुख्य रूप से आरबीसी का कार्य क्या हुआ, लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं ऑक्सीजन गैसों का परिवहन करना। ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे सभी बच्चे, इसमें लिखेंगे सभी बच्चे गैसों का परिवहन। लिखें, रक्त लाल रुधिर कणिका आरबीसी, O2 तथा CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करती हैं, गैसों का परिवहन करती हैं। दूसरी प्रकार की रक्त कोश कणिकाएँ पाई जाती हैं बच्चों, WBC या श्वेत रुधिर कणिकाएँ, वाइट ब्लड कार्पल्स। B श्वेत रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, वाइट ब्लड कार्पल्स, कार्पल्स इनको कह सकते हैं WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स। सेल भी कह लो बच्चों, कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, वाइट ब्लड सेल भी कह सकते हैं। अब ये श्वेत रुधिर कणिकाएँ क्या करती हैं बच्चों, कोई भी रोगाणु है, श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं एक प्रकार की स्वाभाविक प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। कोई भी रोगाणु शरीर में रक्त में प्रवेश कर गया तो क्या होगा,
ये श्वेत रुधिर कणिकाएँ उसको नष्ट कर देंगी, उस पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर देंगी। तो ये रोगाणुओं को मारने का कार्य करते हैं। इसलिए WBC को हम हमारे शरीर के सैनिक भी कह सकते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है बच्चों, लिखें इनके कार्य के बारे में। शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती हैं, शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती हैं, शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। सी, बिम्बाणु, बिम्बाणु बच्चों, इनको हम पट्टिकाणु भी कहते हैं बच्चों, पट्टिकाणु, या इंग्लिश में लिख लेंगे इनको प्लेटिलेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्लेटिलेट्स भी कहते हैं, प्लेटिलेट्स भी इनको कहते हैं। अब ये क्या कार्य करती है बच्चों, किसी भी कारणवश शरीर में चोट लग गई तो क्या होगा, रक्त प्रवाह होगा, शरीर से रक्त बाहर निकलेगा। तो ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, थक्का बना देती हैं। जिस स्थान पर चोट लगी है वहाँ पर रुधिर का थक्का बना देती हैं, मतलब ये जम जाती है वहाँ पर, ठीक है ना। रुधिर का थक्का बन जाता है तो क्या होता है, रक्त का प्रवाह रुक जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करती हैं इनके बारे में लिखें। चोट लगने पर, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकती हैं। रक्तस्राव का मतलब होता है रक्त का निकलना, को रोकती हैं, रक्तस्राव को रोकती हैं। लिखें बच्चों, आगे अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए बच्चों आगे अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रक्त समूह। रक्त समूह इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप्स। रक्त समूह बच्चों होता क्या है, पृथ्वी पर जितने भी मानव उपस्थित हैं उन सभी में रक्त पाया जाता है, सभी जीवों में ही रक्त पाया जाता है बच्चों। सभी जो पशु जानवर हैं सभी में क्या पाया जाता है बच्चों, रक्त पाया जाता है। अब रक्त को विभिन्न समूहों में बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है। रक्त में पाई जाती हैं बच्चों लाल रुधिर कणिकाएं। क्या पाई जाती हैं बच्चों, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। हाँ तो बच्चों RBC की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो रुधिर में पाई जाती हैं, उसकी सतह पर प्रतिजन पाए जाते हैं। देखो बच्चों RBC जो होती है लाल रुधिर कणिकाएं, इनकी सतह पर प्रतिजन पाए जाते हैं। A प्रतिजन पाया जाता है तथा B प्रतिजन पाया जाता है। हो सकता है A प्रतिजन पाया जाता हो, किसी व्यक्ति के रक्त में A प्रतिजन पाया जाता हो RBC की सतह पर। हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में RBC की सतह पर A ही प्रतिजन पाया जाता हो। हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति में RBC की सतह पर B प्रतिजन पाया जाता हो। हो सकता है किसी व्यक्ति के रुधिर में RBC की सतह पर दोनों ही प्रतिजन पाए जाते हों। ये भी हो सकता है कि RBC की सतह पर किसी व्यक्ति में एक भी प्रतिजन नहीं पाया जाता हो, कोई प्रतिजन नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस आधार पर एक वैज्ञानिक आए थे, सन 1901 की बात है। एक वैज्ञानिक आए थे कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर एक वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने रुधिर को वर्गीकृत किया, रुधिर को 4 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में विभाजित किया, 4 वर्गों में। कैसे बताएंगे। इन्होंने रुधिर को किस आधार पर वर्गीकृत किया, जो रुधिर जो होता है उसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर प्रतिजन A तथा प्रतिजन B की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है ना बच्चों। देखो यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाओं में दोनों प्रतिजन पाए जा रहे हैं, इसलिए कह देंगे इसको AB समूह।
कौन सा रक्त समूह है बच्चों? ए बी समूह। यहाँ पर क्या है? ए प्रतिजन पाया जा रहा है, इसको कहेंगे ए समूह, ए रक्त समूह। इसको कहेंगे बी रक्त समूह, बी रक्त समूह, बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पर कोई प्रतिजन नहीं पाया जा रहा है, मतलब जीरो है। कोई प्रतिजन नहीं पाया जा रहा मतलब जीरो पाया जा रहा है, इसको कह देंगे अपन ओ या जीरो रक्त समूह। तो इस प्रकार प्रतिजनों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्गों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, ए बी, ए बी, ओ। इसे कहते हैं बच्चों, इस प्रक्रिया को कहते हैं एबीओ समूहीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? एबीओ समूहीकरण कहते हैं। एबीओ समूहीकरण किसे कहते हैं? पिछली सालों में ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 2017 के समथिंग क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना बच्चों? तो इसमें लिखें बच्चों सबसे पहले आप लिखें बच्चों, सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर, सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1901 में रुधिर को सन 1901 में रुधिर को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया, विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया, विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया। ठीक है ना बच्चों? नोट करें बच्चों इसको। आगे लिखें, इनके अनुसार, अगली लाइन से डैश लगा के लिखें, इनके अनुसार, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बच्चों, कार्ल लैंडस्टीनर के अनुसार, एक ही बात है। इनके अनुसार लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 प्रकार के प्रतिजन, 2 प्रकार के प्रतिजन, कोष्टक में लिखेंगे ए व बी, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी पाए जाते हैं की सतह पर, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों पर, और लिख लेंगे मुख्य रूप से लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से, फिर लिखेंगे 2 प्रकार के प्रतिजन ए व बी पाए जाते हैं, ए और व बी पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे बच्चों, इन प्रतिजनों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर को, अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर को कुल 4 प्रकार के रक्त समूहों, कुल 4 प्रकार के, कितने प्रकार के बच्चों? 4 प्रकार के रक्त समूहों, 4 प्रकार के रक्त समूहों में बांटा गया, जिसे एबीओ समूहीकरण कहते हैं, एबीओ समूहीकरण कहते हैं। इम्पोर्टेंट परिभाषा है बच्चों, एबीओ समूहीकरण कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? इसे नोट करें। आगे देखते हैं बच्चों, वो 4 प्रकार के रक्त समूह कौन कौन से हैं। रक्त समूह
यहाँ लिख लेंगे बच्चों क्रम संख्या। एक आपको सारणी ड्रॉ करनी है, बनानी है। यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों प्रतिजन, मतलब कौन कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं, प्रतिजन। ठीक है, देखिए ध्यान से बच्चों। पहला रक्त समूह ए की बात करें, प्रतिजन कौन सा पाया जाता है बच्चों? ए की बात करें तो प्रतिजन कौन सा पाया जाता है बच्चों? इसमें पाया जाता है प्रतिजन ए। 2 रक्त समूह बी की बात करें तो इसमें प्रतिजन कौन सा पाया जाता है भैया? बी प्रतिजन पाया जाता है। रक्त समूह ए बी की बात करें तो इसमें बच्चों प्रतिजन ए भी पाया जाता है और प्रतिजन बी भी इसमें पाया जाता है। 4th नंबर 0 या O, इसमें कोई प्रतिजन नहीं। ठीक है ना बच्चों, कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, कोई प्रतिजन नहीं। ये वाली बात बच्चों आपको नोट करनी है। ठीक है ना भैया, ये वाली बात आपको नोट करनी है। साथ में बच्चों एक बात और नोट कर लें यहाँ पर, प्रतिरक्षी प्रतिजन पाए जा रहे हैं तो बच्चों आरबीसी की सतह पर तो बच्चों क्या पाए जाते हैं? प्रतिजन पाए जाते हैं। और रक्त में क्या मिले रहते हैं? प्रतिरक्षी मिले रहते हैं। रक्त समूह ए वाले व्यक्ति में प्रतिजन तो ए पाया जाता है, लेकिन बच्चों जो प्रतिरक्षी जो होती हैं वो कौन सी पाई जाती हैं? बी। प्रतिरक्षियों को स्मॉल ए और स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर पाई जाती है प्रतिरक्षी ए, यहाँ पर कोई प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती, कोई प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती। यहाँ पर पाई जाती है प्रतिरक्षी ए भी पाई जाती है यहाँ पर, और कोमा प्रतिरक्षी बी भी यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन क्यों, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए और प्रतिजन बी तो पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, जिसके आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर को 4 समूहों में विभाजित कर दिया। लेकिन आरबीसी की सतह पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसको कहते हैं आरएच कारक। क्या कहते हैं बच्चों? आरएच कारक कहते हैं। तो आरबीसी की सतह पर कुल कितने प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, ये कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। प्रतिजन ए भी पाया जाता है, प्रतिजन बी भी पाया जाता है, और तीसरा प्रतिजन कौन सा? आरएच कारक। 3 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, प्रतिजन ए, प्रतिजन बी और आरएच कारक। तो हेडिंग डालें बच्चों आरएच कारक। आरएच कारक एच बच्चों स्मॉल होगा, ठीक है ना। एच बच्चों क्या होगा? स्मॉल एच होगा। अब इसके बारे में बच्चों ध्यान दें। आरएच कारक आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। अब इन आरएच कारकों की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर। दूसरे वैज्ञानिक का नाम क्या है बच्चों? बीनर। और पहले वैज्ञानिक का नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इस आरएच कारक की खोज की। किसकी खोज की बच्चों? आरएच कारक की खोज की। किस में की बच्चों? बंदर में की बच्चों, बंदर। उस बंदर का नाम था मकाका रीसस। मकाका रीसस, ये वैज्ञानिक वो बंदर था बच्चों। इस बंदर के रक्त की आरबीसी में आरएच कारक की खोज की। किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर नामक वैज्ञानिक ने की। दूसरी बात, आरएच कारक बच्चों एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चों? आरएच कारक एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और मैंने आपको बताया, जस्ट इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बच्चों? एमिनो अम्लों से प्रोटीन मिलकर बना होता है। तो आरएच कारक जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इसमें 417 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला पाई जाती है। मतलब आरएच कारक में 417 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अगली बात ध्यान दें बच्चों,
विश्व में RH कारक जो है जीवों के रक्त में उपस्थित RBC में पाया जाता है, नहीं भी पाया जाता है। जिन व्यक्तियों की RBC पर RH कारक पाया जाता है उनको कहते हैं RH धनात्मक। क्या कहते हैं बच्चों? RH धनात्मक, RH पॉजिटिव, या लिख सकते हैं RH धनात्मक कहते हैं उनको, धनात्मक RH पॉजिटिव। और जिन व्यक्तियों के रक्त की RBC पर RH कारक नहीं पाया जाता है उनको कहते हैं RH ऋणात्मक, RH माइनस, RH ऋणात्मक कहते हैं बच्चों इनको, RH ऋणात्मक इनको कहते हैं। विश्व में 85% जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो RH धनात्मक होते हैं बच्चों। और अबाउट 15% जो व्यक्ति हैं वो RH ऋणात्मक होते हैं। ये केस बच्चों बहुत कम होते हैं, 1000 में से 1-2 केस, समथिंग 10 मान लीजिए, 10-15, बहुत कम केसेस पाए जाते हैं। और ये केस बच्चों बहुत खतरनाक केस होते हैं जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता है। जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता है ये बहुत खतरनाक केस होते हैं बच्चों। तो RH कारक के महत्व में इसके बारे में पढ़ेंगे कि RH कारक यदि नहीं होगा किसी व्यक्ति में तो क्या होगा, क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेंगी, क्या क्या परेशानी आएंगी। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग RH कारक के बारे में लिखें। हाँ तो बच्चों RH कारक के बारे में नोट करें। RH कारक जो होते हैं बच्चों 5 प्रकार के होते हैं, ये सभी 5 प्रकार हैं। सबसे अधिक प्रकार का होता है RHD होता है, सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी होता है। और ये बच्चों ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आगे की वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।